मैं हूं हिमांशु जगरवाड़ और आज आप सभी का मैं अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं नागरिकता। ठीक है, तो भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद आर्टिकल 5 to 11 तक नागरिकता के बारे में बताया गया है। ठीक है, भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अब इसका मतलब क्या होगा सर, आपसे पूछेंगे मेरे से बच्चों। तो क्या हुआ है, अमेरिका जो है, अमेरिका में अलग अलग स्टेट्स होते हैं और ब्रिटेन में भी अपने एक स्टेट है। बट क्या किया गया है कि अमेरिका में जो ये अलग अलग 50 स्टेट होते हैं, तो सबसे पहले जो इंसान जहाँ जन्म होता है तो उसको उस स्टेट की नागरिकता मिलती है। उसके बाद में ये पूरा जो अमेरिका है उसको एक अमेरिका की भी सिटीजनशिप मिलती है। बट ब्रिटेन के अंदर ऐसा नहीं है, उसमें एकल नागरिकता है, यानी कि वो पूरा ब्रिटेन का ही नागरिक कहलाएगा, वो कहीं भी पैदा हुआ हो। तो हमने क्या किया, हमने ब्रिटेन की नागरिकता को अपनाया कि भारत में वो किसी भी राज्य में पैदा हुआ हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, उसको राज्य की नागरिकता नहीं मिलेगी, उसे नागरिकता मिलेगी इंडिया की। तो ठीक है, तो हमने इसलिए एकल नागरिकता अपनाई है। तो कहाँ से अपनाई है, ये हमने ब्रिटेन से अपनाई है। ठीक है, तो यही चीज़ इसमें बताई गई है। और जो नागरिकता है वो भाग 2 के अंतर्गत है। और इसमें कितने आर्टिकल हमें पढ़ने हैं, 5 से 11। याद रहेगा 5 से 11। ठीक है, चलो। तो आर्टिकल 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है। याद रखना, आर्टिकल 11 किससे रिलेटेड है कि अगर कोई भी नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून बनाना है तो कौन बना सकती है, संसद बना सकती है। तो संसद बनाने की ये चीज़ किस आर्टिकल में लिखी हुई है, आर्टिकल 11, यानी सबसे लास्ट में ये कह दिया गया। क्योंकि 5 से और तो आर्टिकल्स के बारे में, नागरिकता के बारे में समझाया गया, फिर सबसे लास्ट आर्टिकल है उसमें ये कहा गया है कि अगर नागरिकता से संबंधित कोई भी विधि बनानी है वो संसद बनाएगी। आर्टिकल 11 में लिखा गया। तो इसी के तहत जो सरकार है हमारी, उसने एक एक्ट लेके आई थी, नागरिकता अधिनियम 1955। याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है। इसका टाइम टू टाइम इसमें बहुत सारे संशोधन किए गए हैं, जैसे 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में और लास्ट 2019 के अंतर्गत ये जो संशोधन है वो किया गया है। ठीक है, तो यह अधिनियम वर्तमान भारतीय नागरिकता संबंधी प्रावधान करता है। इसके अंतर्गत अधिनियम के अनुसार भारतीय नागरिक निम्नलिखित 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। अब आप पूछेंगे मेरे से, सर कि इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये है कि जो ये एक्ट है, ये एक्ट ये बताता है कि भारतीय नागरिकता है वो किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। तो ये बहुत एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है कि कितने तरीके से नागरिकता भारत में प्राप्त की जा सकती है। वो है 5 प्रकार से। कितने प्रकार से, 5 प्रकार से। हमारी कितनी उंगलियां होती हैं, 5 उंगली होती हैं। ठीक है, तो अब जो 5 उंगली होती हैं, तो उसी तरीके से हम नागरिकता भी कितने तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, 5 तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो तरीका है वो क्या है, जन्म। ठीक है, जो दूसरा तरीका है वो क्या, वंश परंपरा। और तीसरा क्या है, पंजीकरण। चौथा क्या है, देशीकरण। और 5वां क्या है, देखिए ये 5वां क्या है, भूमि अर्जन के द्वारा। ठीक है, अब इन 5 को मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ डिटेल में कि जन्म के द्वारा कैसे नागरिकता। अब ये आप ये कहीं किसी आर्टिकल में नहीं लिखा है कि नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जाती है, ये आर्टिकल में नहीं लिखा हुआ है, यहाँ मत फंस जाना। ये चीज़ लिखी गई है भारतीय नागरिक अधिनियम 1955 में कि नागरिकता कैसे मिलेगी। ठीक है, ये संविधान में नहीं लिखा है। ठीक है, ये किस में लिखा है, ये एक्ट में लिखा है। तो ये जो 5 तरीके से प्राप्त की जाती है उसमें सबसे पहले जो है जन्म के आधार पर 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत में जिसका जन्म हुआ है वो भारत का नागरिक होगा। किंतु इसके लिए 2 अपवाद हैं। क्या, जो विदेशी राजनयिक, जो मतलब एक बात बताइए, जैसे हम भारत में रहते हैं, भारत में यहाँ पे दिल्ली है, दिल्ली के अंदर लोग आते हैं। ठीक है, दिल्ली के अंदर यहाँ पे बहुत ज़्यादा राजदूत बने हुए हैं। राजदूत जो हैं अन्य अन्य देश के, जैसे अमेरिका के, फ्रांस के, कनाडा के, बांग्लादेश के, या अन्य देशों के, यहाँ पे सबके राजनयिक आते हैं। ठीक है, तो अब इनके कोई बच्चे अगर पैदा हो जाता है या फिर इनको कोई बच्चे का जन्म हो जाता है, तो उनको ऐसा नहीं है कि उनको भाई साहब इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो इनको यहाँ से एग्जाम्प्ट किया गया, मतलब उनको अपवाद के रूप में रखा गया। दूसरा कि इनको अपवाद रखा गया है शत्रु के अधीन। शत्रु, अब आप कहोगे शत्रु के अधीन भारतीय भूभाग में जन्मे उनके बच्चों को जन्म से भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं होगी। शत्रु के अधीन किसी भी भारतीय भूभाग में जन्मे उसके बच्चों को जन्म के भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं हुई। याद रखना, ये 2 अपवाद हैं ये जन्म के आधार पर। ठीक है, उल्लेखनीय है कि 26 जनवरी 1950 भारत में जन्म के आधार पर नागरिकता के संबंधी इस प्रावधान को विदेशी घुसपैठियां बहुत ज़्यादा होने लगी कि कोई भी इंसान आने लगा यहाँ पे, वो चाहे घुसपैठ के तरीके से आए, किसी भी तरीके से आए, और उसके बच्चे को यहाँ पे जन्म दे दो तो एक तरीके से वो इंडिया का सिटीजनशिप हो जाएगी। तो ये दिक्कत होने लगी। तो हमने क्या किया, फिर जो नागरिकता संविधान संशोधन अधिनियम है, इस 1986 में एक एक्ट अमेंड किया कि भैया आप अगर बच्चे का जन्म भारत में होता है, पर तो जन्म होते समय उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना जरूरी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, उसके बाद में आ जाओ आप, वंश परंपरा से कैसे भारतीय नागरिक बना जा सकता है। भारत के बाहर किसी अन्य देश में 26 जनवरी 1950 को या बाद में जन्म 10 दिसंबर 1992 में पूर्व जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है यदि उसके जन्म के समय
उसका पिता भारत का नागरिक हो। ध्यातव्य, माता के नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्मे व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया था। याद रखना, पहले सिर्फ पिता का कर दिया गया था, पर माता के आधार पर भी जो मिल जाएगी नागरिकता, उसको हमने 1992 में अमेंड करके लिया गया। ठीक है। 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत के बाहर जन्मा कोई व्यक्ति वंश के आधार पर भारत का नागरिक नहीं हो सकता है यदि उसके जन्म के 1 वर्ष के भीतर अब उसमें कोई वाणिज्यिक दूतावास में, जो भारतीय जो वाणिज्यिक दूतावास होता है, उसका मतलब जो बच्चे का जन्म होगा तो भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में एक साल के अंदर अंदर उसके पंजीकरण करवाना ही पड़ेगा, तो ही उसे फिर इस आधार पर वो मिलेगी, वंश के आधार पर उसको नागरिकता मिलेगी। ठीक है। तीसरा आता है पंजीकरण। ठीक है। पंजीकरण के अंतर्गत निम्नलिखित पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए इन लोगों को इस तरीके से, मतलब पंजीकरण के तहत नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। पंजीकरण हेतु आवेदन करने की तिथि से कोई इंसान 7 वर्ष पूर्व भारत में निवास कर रहा हो। ठीक है। ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो किंतु जो भारत से बाहर किसी अन्य देश में निवास कर रहा हो। ऐसा विदेशी महिला जो किसी भारतीय से विवाह कर चुकी हो या करने वाली हो। जैसे आपने देखा हो तो अभी जो सचिन है, सचिन के पास भाग के आई है, आपको पता होगा, सीमा के बारे में सबने सुना होगा। तो वो अब भारतीय नागरिक कैसे बन गई? क्योंकि उसने जो भारतीय नागरिक जो सचिन है उससे शादी कर ली है। ठीक है। तो इस तरीके से भी नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। भारतीय नागरिकों के अवयस्क बच्चे, समझ रहे हो, अवयस्क बच्चे, राष्ट्रमंडल देशों में ऐसे नागरिक जो भारत में रहते हो या भारत सरकार में नौकरी करते हैं। ठीक है। याद रखना, राष्ट्रमंडल देश के ऐसे नागरिक जो भारत में रहते हैं, मतलब सपोज करो कोई ब्रिटेन वगैरह और उनके बच्चे वो यहाँ पे रह के काम करते हैं, वो भारत सरकार की नौकरी करते हैं, तो उनको भी एक तरीके से नागरिकता प्राप्त की जा सकती, प्रदान की जा सकती है, किस आधार पर? पंजीकरण। चौथा तरीका होता है देशीयकरण, यानी बाय नेशनलाइजेशन। ठीक है। कोई विदेशी व्यक्ति जो वयस्क है और अपने देश की नागरिकता को परित्याग करके भारत सरकार को सूचना दे दे कि भाई मैं उसको त्याग कर चुका हूँ और भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन के पूर्व कम से कम 1 वर्ष से लगातार भारत में रह रहा हो, और इसके साथ साथ 1 वर्ष से पूर्व भी कुल मिलाकर कम से कम 7 साल तक वह भारत में रह चुका हो, और उस संविधान में उल्लेखित जो 22 भाषाएं हैं उनमें से किसी एक भाषा का अच्छे से उसे ज्ञान प्राप्त कर लिया गया हो, भारत सरकार में देशीकरण के प्रमाण पत्र के भारत का नागरिक बन सकता है। ठीक है। ये हो गया चौथा तरीका। 5वें तरीके पर आ जाओ कि भूमि अर्जन के द्वारा। कैसे भूमि का अर्जन? सपोज करो ये भारत है, भारत ने कोई भूमि कब्जा ली और उस भूमि पे जो लोग रहते थे, अब वो भारत की हिस्सा बन गई भूमि, तो जो वो लोग होंगे वो भी भारत के क्या बन जाएंगे? नागरिक बन जाएंगे। तो ये भूमि अर्जन के द्वारा हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं हम नागरिकता का अंत कैसे होगा। किसी भारतीय नागरिक के नागरिकता का अंत निम्न 3 प्रकार से हो सकता है। कैसे? किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी, नागरिकता को परित्याग कर दे तो खत्म हो जाएगी, और तीसरा सरकार द्वारा नागरिकता से उसे वंचित कर दिया जाए। अब आप कहोगे सर सरकार किस आधार पर वंचित कर सकती है? तो सरकार उसे वंचित इन आधार पर कर सकती है कि भारत सरकार निम्न आधार पर उसे वंचित कर सकती है। कौन से आधार है वो? संविधान के प्रति अनुष्ठेयता। जो लोग अगर संविधान के प्रति अनुष्ठेयता दिखाते हैं तो उनको हो सकता है। युद्ध काल में भाई साहब शत्रु देश की सहायता कर दे तो उसकी भाई नागरिकता खत्म कर देंगे। गलत तरीका से नागरिकता प्राप्त कर ली हो तो उसकी नागरिकता खत्म हो सकती है। पंजीकरण के और देशीकरण, ये जो 2 तरीके थे, उनके तहत कोई नागरिकता प्राप्त करे और उसे 5 वर्ष के अंदर अंदर किसी दूसरे देश से 2 साल की सजा हो जाए तो भी उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। और 5वीं लास्ट, किसी भारतीय स्त्री द्वारा विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। ठीक है। किसी भारतीय स्त्री को, भारतीय स्त्री हो, वो किसी विदेश के पुरुष से विवाह कर ले तो भी उसकी नागरिकता समाप्त कर सकती है सरकार। और लगातार 7 साल भारत से अगर कोई बाहर रह रहा है इंसान तो उसकी भी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आधार पर ही पूछे जा सकते हैं। ये 6 आधार पर सरकार आपकी नागरिकता खत्म की जा सकती है। ठीक है। और उस 6 आधार के आधार पर ऊपर 3 आधार थे, उस हिसाब से नागरिकता जा सकती थी। ठीक है। पहली कौन सी थी? नागरिकता ग्रहण करने पर किसी दूसरे देश की, दूसरी खुद इंसान खुद त्याग दे, और तीसरी सरकार निकाल दे। अब सरकार किन आधार पर निकाल सकती है ये इसमें फर्दर नीचे 6 दिए हुए हैं। ठीक है। संविधान में नागरिकता संबंधी उपबंध। अब अपन ने ये पढ़ लिया कि ये अब तक हमने क्या पढ़ा था, जो ये एक्ट जो सरकार लेके आई थी, जो आर्टिकल 11 के तहत सिर्फ संसद को कानून बनाने का अधिकार है, और उस संसद ने एक कानून बनाया था, ये भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। तो उस कानून में ये चीज़ें लिखी हुई थी कि किस तरीके से नागरिकता मिल सकती है और किस तरीके से नागरिकता खत्म हो सकती है। ये अभी तक किसकी बात चल रही थी? एक्ट की। ये संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है। अब हम जो प्रॉपर जो संविधान में लिखा हुआ है जो आर्टिकल, वो 5 से 11, उनके बारे में अब यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। तो अब जो देखिए, संविधान लागू होने पर नागरिकता के अधिकार संबंधी प्रावधान आर्टिकल 5 to 8 के तहत दिया गया है। आर्टिकल 5 क्या कहता है? देखो, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता के बारे में है। इसके अनुसार संविधान के आरंभ में ऐसे व्यक्ति भारतीय नागरिक, भारत के नागरिक होंगे जो किसी भारत में अधिवास हैं, उसका या उसके माता पिता में से किसी को भारत में जन्म हुआ हो
अथवा जो कम से कम 5 वर्ष से भारत में निवास कर रहा हो। ये आर्टिकल 5 में लिखा हुआ है कि कौन उस समय जब हमारा संविधान बना था तो उस समय कौन हमारा भारत में नागरिक कहलाएगा। ठीक है, आर्टिकल 6 क्या कहा कि पाकिस्तान से उस समय जब आपको पता हो तो जब विभाजन हुआ था तो पाकिस्तान से जो लोग आए थे तो नागरिकों को उसमें जो अधिक लोग आए थे उनको किन किन को नागरिकता मिलेगी। ठीक है, ये आर्टिकल 6 में लिखा हुआ था। तो अब आपको क्रक्स में ये एक टेबल बना के दी हुई है, आप बस इतना ही रखिए याद, इससे ज़्यादा याद नहीं रखना है नागरिकता में। और याद रखिए आर्टिकल 5 ये कहता है कि संविधान के प्रारंभ के समय जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण के आधार पर नागरिकता का प्रावधान है। आर्टिकल 6 ये कहता है कि पाकिस्तान से भारत के प्रवचन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार है। आर्टिकल 7 ये कहता है कि पाकिस्तान को प्रवचन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार है। और आर्टिकल 8 ये कहता है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार है, यानी भारत के बाहर रहने वालों को। ठीक है, आर्टिकल 9 ये कहता है कि विदेशी राज्य में नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्ति को नागरिक न होना। ठीक है, याद रखना कोई इंसान स्वेच्छा से अगर दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो वो भारत का नागरिक नहीं हुआ। किस आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल 9 में। ठीक है, आर्टिकल 10 में नागरिकता के अधिकारों का बने रहना। ठीक है, किस तरीके से नागरिकता के जो अधिकार है वो बने रहेंगे। और आर्टिकल 11 में आपको बताए थे कि संसद नागरिकता के अधिकार है कि वो विधि बना सकती है। संसद के पास अधिकार है कि वो नागरिकता से संबंधित विधि बना सकती है। ठीक है, ये आर्टिकल ये याद रखने। अब मैं आपको वापस रिवाइज करा देता हूँ। देखो मैंने आपको यहाँ 5 पढ़ा दिया है। 6 ये है जो पाकिस्तान से आए हैं। 7 की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप 7 को पढ़िए। पाकिस्तान को प्रवचन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार के बारे में है। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के पश्चात ऐसे भारतीय राज्य क्षेत्रों में जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है चला गया हो तो उसके भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। किंतु यदि वह किसी ऐसी आज्ञा के अनुसार वापस भारत में लौट के आ गया तो उसे पुनर्वास स्थायी रूप से भारत लौटने पर उसकी विधि के अधीन दी गई है तो उस संबंध में यह माना जाएगा कि उसने 19 जुलाई 1948 के पश्चात भारत में प्रवास किया है और वह आर्टिकल 6 के अनुसार भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। याद रखना ये बहुत ज़्यादा मतलब डिटेल्ड में चीज़ दी हुई है, यहाँ पे इसको इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने आपको टेबल बताई है, बस इस टेबल में जो ये लिखा हुआ है इतना पढ़ लीजिए। नागरिकता में इतने ही क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि इसकी जो भाषा है, जो लैंग्वेज है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। क्योंकि इसमें बस यही समझाने की कोशिश की है कि कोई इंसान सपोज कीजिए जब आज़ाद हुआ था तो पहले वो पाकिस्तान चला गया, फिर बाद में उसका मन हुआ वो पाकिस्तान से भारत आ गया तो उसे भी नागरिक बनने का अधिकार है। ठीक है, ये आर्टिकल 7 में लिखा गया है तो ये याद रखना है। आर्टिकल 8 में भारत से बाहर रहने वाला व्यक्ति भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार है। जो कोई ऑलरेडी भारत से बाहर रह रहे मतलब जो वो इंडियन ओरिजिन थे पर अभी वो भारत से बाहर रह रहे हैं तो उनको वापस से अधिकार मतलब भारत का नागरिक बनने का अधिकार जो दिया गया है उसके बारे में आर्टिकल 8 में कहा गया। ठीक है, इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति स्वयं या उसके माता पिता या फिर उसके दादा दादी या उसके नाना नानी में से कोई भारत में जन्मा हो किंतु वह भारत के बाहर किसी अन्य देश में भी हो रह रहा है तो उसे भारतीय नागरिक समझा जाएगा यदि उसने संविधान के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात उस देश में भारतीय राजनीति को नागरिक हेतु आवेदन कर दिया हो, राजनीति के उस भारतीय नागरिक के रूप में रजिस्ट्रेशन कर लिया हो। ठीक है, ये उस समय जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो कौन कौन कैसे कैसे नागरिक बन सकता है तो उस समय पे ये सब आर्टिकल्स बनाए गए थे। ठीक है, आर्टिकल 9 के अनुसार जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है तो भारतीय का नागरिक अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछी जाएगी। ये लाइन डाल दिया जाता है स्टेटमेंट में कि अगर कोई देश दूसरे देश का नागरिक हो जाए तो उसकी भारत की नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी या समाप्त करनी पड़ती है तो अपने आप समाप्त हो जाती है। किस आर्टिकल में लिखा गया? आर्टिकल 9 में। ठीक है, फिर आ जाओ आप आर्टिकल 10 में। इसके अनुसार किसी व्यक्ति की नागरिकता विधि के उपबंध अधीन सिर्फ संसदीय विधि द्वारा ही ली जा सकेगी। अब ये नहीं है कि किसी का मन आए किसी की भी कानून से और उसकी नागरिकता छीन लो, नहीं भाई, संसद कानून बनाएगी प्रॉपर, उस कानून के तहत ही वो मतलब उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है। तो ये याद रखना, ये आर्टिकल 10 में लिखा गया। और आर्टिकल 11 ये कहता है कि संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है। ठीक है, आप लोगों को ये याद रहेगा। उसके बाद में हम आ जाते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है दोहरी नागरिकता, OCI। ठीक है, OCI मतलब आपको पता ही होगा सबको। OCI मतलब है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा आप। तो अब मैं आपको पढ़ाता हूँ, जैसे आपने पढ़ा होगा NRI पढ़ा होगा, OCI पढ़ा होगा, PIO पढ़ा होगा। आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहती होगी, सर इनमें क्या क्या चीज़ें हैं, पता नहीं OCI क्या है, NRI क्या है, POI क्या है। तो अब आज के बाद में आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा जैसे कांच क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो मज़े कीजिए और मेरे साथ बने रहिए, एकदम मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को। मज़ा आ रहा है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि सर थैंक यू। दोहरी नागरिकता, तो हम पढ़ते हैं आगे। दिसंबर 2003 में लक्ष्मी मल सिंघवी समिति, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट समिति है। कौन सी? लक्ष्मी मल सिंघवी समिति की सिफारिश पर नागरिकता संशोधन विधेयक 2003 संसद द्वारा पारित किया गया। इसके द्वारा विदेश में बसे भारतीय मूल के लोग, यानी कि जैसे सपोज करो जिनके पापा मम्मी दादा दादी नाना कभी भारत से संबंधित रहे हों और आज उनके बच्चे दादा नाती पोते जो भी हैं वो किसी दूसरे देश में रह रहे हों,
तो उनके जो कहते हैं ना, जैसे हमारे पूर्वजों का जन्म, जैसे कि किसी इंसान जो अंग्रेज है उस अंग्रेज के पूर्वजों का जन्म भारत से रहा हो, तो उन्हें क्या कहा है, उनके बारे में एक समिति बनाई गई थी, उसका नाम रखना लक्ष्मी मल, क्योंकि जब उनके पूर्वजों का रहा है तो हम उनसे लिंक करके खूब पैसा ले सकते हैं, तो इसलिए लक्ष्मी जी होती हैं पैसा। तो याद रखना लक्ष्मी मल सिंघवी समिति बनी थी, ठीक है। ये जस्ट मैंने याद करने के लिए वो बनाए हैं तरीके। तो रूप में भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया। ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का नाम दिया गया, जिसे सामान्यतः दोहरी नागरिकता कहा गया। तो कहोगे सर दोहरी नागरिकता का मतलब क्या है? दोहरी नागरिकता का मतलब मैं आपको यहाँ क्लियर समझाता हूँ। तो सपोज कीजिए जैसे कोई ये भारत है हमारा प्यारा, और यहाँ से कभी कोई कोई इंसान था, तो वो इंसान जाके यहाँ मान के चलिए आप अमेरिका में रहने, ऑस्ट्रेलिया में रहने लग गया। आप चलिए ऑस्ट्रेलिया में रहने लग गया, अब इसके बच्चे हुए, ठीक है। अब ये तो यहाँ से रिलेटेड था, पर इसके जो बच्चे हुए, इसके बच्चे हुए, इसके बच्चे हुए, अब ये जो बच्चे के बच्चे के बच्चे हैं ना, अब ये हो तो गए वहाँ ऑस्ट्रेलिया के, क्योंकि इनके तो भाई देखा जाएगा तो इसके पापा तो यहीं के यहाँ ऑस्ट्रेलिया के, बट उनके पापा को अगर देखा जाए तो वो भारत से संबंधित थे, ठीक है। तो जब अगर वो भारत से संबंधित थे तो हमने क्या किया, एक काम करते हैं, उनको भारत की याद दिलाने के लिए उन्हें कह दिया कि भैया आप कौन हो, PIO हो, ठीक है। तो आप PIO हो, तो अब हम आपके लिए कुछ विशेष प्रावधान करते हैं, कुछ विशेष मतलब प्रावधान कराते हैं, तो हम आपको हमारे भारत से रिलेट मानेंगे और हम आपको कुछ एक्स्ट्रा वो देंगे। तो जिन जिन देशों ने ड्यूल सिटीजन का क्राइटेरिया रखा हुआ है, ये सिर्फ उन्हीं पे लागू हो पाएगा, ये सभी देशों पे नहीं हो पाएगा। जैसे कि जो देश हैं, जैसे कि आप देख सकते हो नीदरलैंड, आयरलैंड, फिनलैंड, इटली, इन्होंने ड्यूल सिटीजनशिप का किया हुआ है। तो इसका मतलब ड्यूल सिटीजन का मतलब ये मत समझना कि वो ऑस्ट्रेलिया की भी सिटीजनशिप ले लेगा और भारत की भी ले लेगा, नहीं। मतलब बस हम उन्हें एक कार्ड दे देंगे, वो कार्ड से उनको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे। तो इसलिए इसको ड्यूल सिटीजनशिप बोला गया कि जो कोई जिस देश में वो रह रहे हैं वहाँ पे ड्यूल सिटीजनशिप का एक क्राइटेरिया है, तो हम उन्हें एक क्राइटेरिया के तहत एक कार्ड बना के दे देंगे। उस कार्ड से बस उनको ये फ़ायदा मिलेगा कि वो भारत में कभी भी आ सकते हैं, तो उसके लिए उनको वीज़ा वगैरह की अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ये याद रहेगा, सिंपल स्वीट PIO कार्ड ये है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो कि दोहरी नागरिकता कहा जाता है। इसके अंतर्गत अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड सहित कुल 16 देशों, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, पुर्तगाल, फ्रांस, स्वीडन, न्यूजीलैंड, यूनान, साइप्रस, इटली, फिनलैंड, आयरलैंड, नीदरलैंड, ब्रिटेन और USA में बसे भारतीय प्रवासी ओवरसीज नागरिक POI कार्ड प्रदान करने का प्रावधान किया गया। इन्हें बिना पासपोर्ट भारत आने की स्वतंत्रता होगी, किंतु उन्हें मताधिकार या अन्य संवैधानिक पद प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा, और न ही उन्हें अनुच्छेद 16 द्वारा प्रदत्त अवसर की समानता का अधिकार होगा। याद रखना ये 3 चीज़ें नहीं होंगी, बस उन्हें भारत आने की बढ़िया आज़ादी मिलेगी, ठीक है। फिर उसके बाद में एक डॉक्टर LM सिंघवी की अध्यक्षता वाली समिति बनी, कब, 9 जनवरी में, प्रवासियों को लेके। तो उन्होंने कहा था कि 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाओ, ठीक है। तो आज देखा जाता होगा तो आप, क्योंकि 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 1915 में 9 जनवरी के दिन ही महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत की ओर लौटे थे, ठीक है। तो इसलिए ये किसने कहा था, LM सिंघवी ने कहा था कि 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाओ। और क्यों, क्योंकि 1915 में गांधी जी अफ्रीका से आए थे। तो अब क्या होता है कि जो विदेश में भारतीय मूल के जो लोग बसे हुए हैं उनको 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। कौन सी, NRI, PIO और OCI, ठीक है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया और नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब मैंने जैसे आपको यहाँ पे ये OCI तो पढ़ा दिया है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे NRI के बारे में, फिर पढ़ेंगे वापस से एक बार PIO के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे कि कैसे PIO और OCI को एक कर दिया गया, ठीक है। तो अनिवासी भारतीय यानी NRI, तो NRI को पहले मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज करो जैसे कोई एक इंसान है, ठीक है, और वो यहाँ रहता है, भारत का निवासी है, उसके पास में भारत का ही पासपोर्ट है, भारत का ही वो सिटीजन है, पर वो किसी कारणवश दुबई में अपना बिजनेस चला रहा है और उस दुबई में 182 दिनों से ज़्यादा रह रहा है, ठीक है। उसका ज़्यादातर काम वहीं रहता है, तो वहीं रहता है वो मोस्टली 182 दिन से ज़्यादा। तो उसे हम क्या बोल देंगे कि भाई वो NRI है, मतलब नॉन रेजिडेंट इंडियंस, यानी कि जो इंडिया में नहीं रहते पर हैं वो इंडियन ही, याद रखना वो है इंडियन ही, तो इंडिया में नहीं रहते हैं पर ठीक है। तो वो है इंडियन ही, इंडिया में नहीं रहते हैं, 182 दिन से ज़्यादा किसी दूसरे देश में अपना बिजनेस चला रहे हैं, तो काम करते हैं, इसलिए उन्हें NRI कह दिया जाता है। तो आपने देखा हो तभी तो पंजाब में कि NRI कार्ड चाहिए, NRI कार्ड चाहिए, सड्डा कनाडा जाएंगे, तो ये चीज़ दिखाई देखने को मिलती है, ठीक है। तो अब मैंने कहा कि ऐसे भारतीय नागरिकों को कहा जाता है जो नौकरी या व्यवसाय के उद्देश्य देखो वर्ष 182 दिन या उससे अधिक समय अवधि तथा विदेश में रहते हैं तथा भारतीय पासपोर्ट धारण करते हैं, यानी वो है तो भारतीय ही। संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्य किसी नियुक्ति पर भारत सरकार द्वारा भेजे जाने व्यक्तियों को भी अनिवासी भारतीयों का दर्जा दिया जाता है। इन नागरिकों द्वारा भारत में आम चुनावों में मतदान के अधिकार लंबे समय से मांग की जा रही थी, तो अब उनको अधिकार दे दी गया वर्ष 2011 में। तो उन्हें कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है, फॉर्म 6 से भरा जाता है और उनको मतदान देने का भी अधिकार दे दिया गया है, ठीक है। अब दूसरा आ जाओ, कौन, PIO, ठीक है। PIO की फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, पर्सन ऑफ
इंडियन ओरिजिन, यानी कि वो जो पर्सन है जिसका जो मतलब जो जिसका एक तरीके से कभी पूर्वजों का नाता भारत से रहा हो, ठीक है। जो लोग स्वयं तथा अन्य उनके पूर्वज कभी भारतीय नागरिक थे, लेकिन वर्तमान में वे लोग किसी दूसरे देश में बस गए हैं। जैसे आपने देखा हो तो जो अमेरिका है, जिस तरीके से अमेरिका की जो आपको पता हो तो कमला हैरिस है, उनका बताया जाता है कि उनका रिश्ता भारतीय रूप से ही है, मतलब भारतीय मूल से ही है, उनके पूर्वज जो थे वो भारतीय से संबंधित। तो उसी तरीके से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो जो लोग हैं वो है, तो जैसे कमला हैरिस आप देख सकते हो वो अमेरिका की हैं, पर उनके पूर्वज भारतीय से रहते हैं, उनको पीआईओ कार्ड मिल सकता है, तो पीआईओ कार्ड मिल जाएगा उनका, ठीक है। तो अर्थात ऐसे व्यक्ति जिनके पास कभी भी भारतीय पासपोर्ट रहा हो या उनके पूर्वजों के पास रहा हो, तथा जिनके माता पिता दादा दादी या नाना नानी कोई भी भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत तत्कालिक भारत क्षेत्र के निवासी रहे हों, तथा ये किसी भी क्षेत्र में निवास किए हों जो भारत में बाद में हिस्सा बन गए हों, तो उस व्यक्ति या उसके वैवाहिक संबंधित, याद रखना उस व्यक्ति को तो मिलता है, जो उसकी बीवी होती है ना, जो वैवाहिक संबंधी होते हैं उनको भी पीआईओ कार्ड मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये याद रखना ये व्यक्ति पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान, चीन और बांग्लादेश का नागरिक नहीं होना चाहिए, या फिर कभी नागरिक रह लिया हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं तो सब के सब आपको पता हो तो पड़ोसी देश भारत में आ जाएंगे, फिर भाई साहब समझ ही नहीं आएगा कौन कैसे। तो इसलिए ये याद रखना पीआईओ कार्ड दूसरे देशों के लिए, इनका इन जो ये देश हैं इन देशों को इसमें से अपवाद माना गया है, ठीक है, याद रहेगा आपको। ओके। 19 अगस्त 2002 में भारतीय मूल के लोगों को पीआईओ कार्ड की प्रक्रिया प्रारंभ की गई, जिसके द्वारा पीआईओ कार्ड धारक व्यक्ति कार्ड जारी होने की तिथि 15 वर्षों तक बगैर वीजा के भारत आ सकते हैं। भारत आने की तिथि से 180 दिन के अंदर विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी के पास पंजीकरण कराने की छूट दी गई है। इस कार्ड धारक व्यक्ति को एनआरआई के समान आर्थिक, वित्तीय और शैक्षिक सुविधाएं दी गई है, लेकिन इन्हें चुनाव नहीं लड़ सकते, ये मतदान नहीं कर सकते, ना ही ये जमीन खरीद सकते हैं, क्योंकि फिर तो भाई साहब वो पूरे एक तरीके से भारतीय बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है। याद रखना एनआरआई और पीआईओ में क्या कार्ड है। फिर आ जाओ भाई साहब ओसीआईओ में। भारत में सीमा पार ओसीआई नागरिक संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा सभी देशों में रह रहे भारतीय मूल के व्यक्तियों को कहा गया तथा उन्हें विदेशी भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया। यह कानून उन देशों में रह रहे व्यक्तियों मूल के लोगों के लिए है जिन देशों में स्थानीय कानून के अनुसार दोहरी नागरिकता प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। इसमें तो याद रखना कोई ऐसा नहीं है कि दूसरा ड्यूल सिटीजनशिप वाला सिस्टम हो, इसमें नहीं था पीआईओ में। पर जो ओसीआई है ना, इसमें बस यही फ़र्क आ जाता है तो वो भारतीय मूल के, पर उनका देश ड्यूल सिटीजनशिप अलाउड करता है, तो भारत उनको फिर कार्ड बना के देता है। इनका देश ड्यूल सिटीजन नहीं करता, तो इसलिए इनको पीआईओ बोला गया। इनका करता है इसलिए इन्हें ओसीआई बोला गया। बस इनका दोनों का रिश्ता, इनके कभी परदादाओं का रिश्ता भारत से रहा है, ये कभी भारत के नागरिक नहीं होते हैं, बस इनके पूर्वजों का या फिर ये खुद कभी रिश्ता रहा था, ठीक है। तो याद रखना 2005 में इस अधिनियम के अनुसार ऐसे व्यक्तियों को भारतीय संविधान लागू होने के समय तथा इसके पश्चात किसी भी भारतीय नागरिक रहा है या नागरिक बनने की योग्यता रखता हो, लेकिन वर्तमान में वह किसी दूसरे देश का नागरिक है और वह भारत के किसी भी ऐसे क्षेत्र से संबंध रखता है जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बन गया हो, ऐसे व्यक्तियों को उनके पुत्र पुत्री, पोते पोती और अपने नाते नातिनों को ओसीआई कार्ड जारी किया जा सकता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, उसको तो मिलेगा, उसको पुत्र पुत्री, पोते पोती, नाती नातिन सबको मिल जाएगा, ठीक है। वैवाहिक संबंधियों को ओसीआई कार्ड की सुविधा नहीं दी जाती। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ओसीआई में वैवाहिक संबंधों को नहीं मिलती हैं, पर ये जो अपना पीआईओ कार्ड था इसमें वैवाहिक संबंध को भी मिल जाते थे, ठीक है। ये याद रहेगा आपको अच्छे से। उसके बाद में इसके साथ साथ भी व्यक्ति जिसका पाकिस्तान अथवा बांग्लादेश के नागरिक हो, इसमें भी कोई 2 देश हैं एग्जाम किए गए हैं, कौन से? पाकिस्तान, बांग्लादेश। इसमें कितने देश किए गए थे आपने पढ़े होंगे, ये देखो पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, जो भी हमारे नेबरहुड जो बॉर्डर कंट्रीज़ हैं वो सब हटा दी गई थी पीआईओ में, और जो ओसीआईओ में इसमें 2 देश हैं, ठीक है, पाकिस्तान और बांग्लादेश। कुछ परिस्थितियों में सीमा पार नागरिकता समाप्त हो जा सकती है, जैसे ओसीआई से त्यागपत्र देने पर। अब याद रखना कि ओसीआई कार्ड ऐसा नहीं है कि हमेशा मिल गया, एक बार मिल गया तो मिल गया। ऐसा है कि ओसीआई कार्ड को भी हटाया जा सकता है, कि खुद ओसीआई से त्यागपत्र दे दे या भारत सरकार द्वारा समाप्त कर दिया जाए। भारत सरकार झूठे तथ्य और नागरिकता प्राप्त करने वाले भारतीय संविधान के प्रति असम्मान प्रकट कर रहा है, युद्ध की स्थिति में शत्रु देश का नागरिक दे रहा है, गोपनीय जानकारी साझा कर रहा है, तो ऐसे स्थान पर 5 वर्ष की अवधि के अंदर 2 वर्ष तक जेल में रह लिया हो किसी दूसरे देश में, तो ऐसों का ओसीआई का दर्जा समाप्त कर दिया जाएगा। 28 जून 2005 को नागरिकता संशोधन अध्ययन, अब याद रखना 28 जून 2005 में नागरिकता संशोधन अध्यादेश लेके आया गया। इसके तहत नागरिकता अधिनियम को पुनः संशोधन किया गया, ठीक है। जो नागरिकता अधिनियम हम पढ़े थे जो 1955 में आया, इसी में हो रहे हैं सब काम है वापस से, ठीक है। तो अब एक 2005 में संशोधन किया, यह प्रावधान किया गया कि कोई भी प्रवासी भारतीय जो किसी ऐसे देश में रह रहा हो जो दोहरी नागरिकता प्रावधान है, सीमा पारी ओसीआई प्राप्त कर सकता है, ठीक है। इस प्रावधान के तहत पाकिस्तान और बांग्लादेश को हटा दिया गया है, ठीक है। इस प्रकार अभी तक केंद्र सरकार भारतीय मूल के व्यक्तियों में उनके परिवारों को 2 तरह की योजनाएं देती थी, कौन सी? पीआईओ और ओसीआई।
अब क्या हुआ कि जब नागरिकता संशोधन, अब यार ये दो तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग चीज़ हो जा रही थी कि PIO OCI, बस फ़र्क इतना सा था कि इसको ड्यूल सिटीजनशिप अलाउड था उसके देश को, तो इसलिए इसको अलग से कार्ड बना दिया, इसको नहीं था इनके देशों को तो इसको अलग बना दिया। पर इनको लेके बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही थी, तो एक काम किया भारत सरकार ने कि यार ये सब खत्म करो, एक काम करो, एक ही कार्ड दे दो इनको, ठीक है, इन दोनों को आपस में मर्ज कर दो। तो नागरिकता विधेयक 2015 में PIO और OCI कार्ड योजना को विलय का प्रावधान किया गया। इसके तहत PIO कार्ड को योजना को समाप्त कर दिया गया तथा जारी किए गए PIO कार्ड को OCI कार्ड का दर्जा देने का प्रावधान किया गया। तो अब एक ही कार्ड बचा, कौन सा? OCI, याद रखना, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ठीक है। 2 मार्च 2015 को यह प्रावधान विधानसभा में पारित हुआ गया। लोकसभा में 4 मार्च 2015 को राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया। अब नागरिकता संशोधन 2016 पारित करके उन्हें हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, ईसाई नागरिकों को प्रतिकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की व्यवस्था की गई। ऐसे लोग जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में चले गए थे और वहां जाने के बाद उनके दस्तावेज निरस्त हो गए अर्थात बिना दस्तावेज के हैं, ऐसे अवैध प्रवासियों को भी भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए अधिनियम, नागरिकता अधिनियम 1955 में किया गया। याद रखना, ये 2016 में आया था। अब आपको पता हो तो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था, बहुत ज़्यादा करंट में रहा था, कौन सा? नागरिक अधिनियम संशोधन अधिनियम 2019। अब याद रखना, ये नागरिकता ही संशोधन, एक बार एक्ट तो एक ही बार बना है 1955, हर बार संशोधन करते जा रहे हैं। तो ये 2019 में एक संशोधन किया गया। इसमें क्या किया गया कि नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया कि उपरोक्त बिल 9 दिसंबर 2019 को लोकतंत्र में तथा 11 दिसंबर 2019 को 2019 में लोकसभा में और 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में पारित किया गया। राष्ट्रपति ने साइन कब किया? ये देखो, सच बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन नहीं आता, ये डेट बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको नॉलेज बढ़ाने के लिए दे दी गई है, बस इतना याद रखना है। 2019 में बिल आया था। इस बिल की मेन बात क्या थी कि जो 6 समुदाय थे, कौन कौन से देश थे? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये याद रखना है। 3 देश और 6 समुदाय, कौन से? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई। ये जो अवैध प्रवास भी अगर भारत में करके आए तो इनको भी अवैध प्रवास नहीं माना जाएगा। केंद्र सरकार ने इन प्रवासियों को उक्त लाभ प्रदान करने के लिए विदेशी अधिनियम 1946 एवं पासपोर्ट अधिनियम 1920 से छूट प्रदान की गई तथा विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट 1920 के तहत इनके निवास को नियंत्रित करने की शक्ति प्रदान की गई। तो इसमें क्या किया गया कि जो ये अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से जो ये हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, ये याद रखना 6 समुदाय, बहुत ज़्यादा क्वेश्चनों में आते थे कि कितने समुदाय थे? 6 समुदाय थे। कौन कौन समुदाय थे? ये समुदाय हैं। तो ये कौन से देश हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से ये भारत में आए हैं, तो इनको कुछ मतलब एक तरीके से छूट दी गई है कि वो कैसे भारत के नागरिक बन पाए इजीली, ठीक है। तो इनको इजीली नागरिक बन सकें, तो इसके लिए क्या किया गया? यह अधिनियम में 6 अल्पसंख्यक समूह लोगों के लिए देशीकरण आपने पहले पढ़ा था, देशीकरण की अवधि को अब 11 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया? 5 साल ही कर दिया गया, ठीक है। जो 5 साल से रह रहे हैं ये, तो इन्हें भारत का नागरिक मान लिया जाएगा, इन्हें नागरिकता प्राप्त कर दी जाएगी। उक्त अधिनियम के प्रावधान संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल, याद रखना, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 6ठी अनुसूची 6 शेड्यूल है। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो ये आदिवासी क्षेत्र है ना, उनमें लागू नहीं होंगे। अगर कोई भाई साहब ये अल्पसंख्यक आके, कोई जो 6 अल्पसंख्यक है ये आके इन जगहों पर जाके बस जाए और क्या हम नागरिक बनेंगे यहाँ के, तो उनको नहीं दिया जाएगा, इसको हटा दिया गया। इसके अलावा और कौन से क्षेत्र हैं? आदिवासी क्षेत्र जैसे करबी, आंग, लोंग, गोरा हिल्स, चकमा जिला, त्रिपुरा आदि ये क्षेत्र भी हैं, इनकी भी छूट रखी गई है, यानी इन पे भी ये जो एक्ट है ये लागू नहीं होता है। और इसके अलावा कहाँ? बंगाल ईस्टर्न फ्रंट रेगुलेशन 1873 इनर लाइन वाले जो क्षेत्र हैं उन पर भी ये एक्ट लागू नहीं होगा, यानी वहाँ पे भी एक तरीके से उनको मतलब जो लोग हैं, जो 6 अल्पसंख्यक समूह हैं, उनको वहाँ की नागरिकता प्राप्त नहीं होगी जिस जगह की, ठीक है। तो ये था, आपको आई होप आपको नागरिकता समझ में आया हो, OCI अच्छे से समझ में आ गया होगा, PIO। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप पर्सनल मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपका सभी का रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको ये पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा चैनल को, ताकि मुझे और एफर्ट करके ये वीडियो बनाने का मौका मिले। थैंक यू सो मच। कल अब अगली बार हम ये चैप्टर आगे पढ़ेंगे दूसरे चैप्टरों के साथ में, ठीक है। थैंक यू।